पश्चिमी एशिया में जारी जंग के 24 दिन पूरे होने के हुए और अगले 24 घंटे इस जंग के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे से भी कम वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो अल्टीमेटम खत्म होने जा रहा है जिसमें उन्होंने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की चेतावनी दी थी। साथ ही कहा था कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो ईरानी पावर प्लांट को टारगेट किया जाएगा। उधर ईरान की तरफ से भी ट्रंप के जवाब पर पलटवार किया गया। तो ऐसे में साफ है कि 24वें दिन और 24 घंटे बाद ये जंग किस दिशा में जाएगी ये कोई नहीं बता सकता। और इसी बीच जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते हैं, ईरान पर हमले के अल्टीमेटम के बीच ट्रंप ने पोस्ट किया है। अल्टीमेटम पूरा होने से पहले भीषण जंग के संकेत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, इन्होंने देखिए क्या लिखा है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ टू पुट इट माइल्डली, यानी कि शक्ति से ही शांति संभव है। तो सोशल मीडिया पर ट्रंप ने पोस्ट करके चेतावनी जारी की है। ईरान के लिए एक बार फिर से उन्होंने ये मैसेज दिया है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने ईरान को चेतावनी लिखी, जिसमें एक लाइन में ये संदेश लिखा, सीधे शब्दों में कहे तो शक्ति के बल पर ही शांति मिलेगी। ये वो मैसेज दे रहे हैं ईरान को। तो एक तरफ ट्रंप ईरान पर हमले की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी सामने आ रहा है कि ईरान से सीज फायर को लेकर अमेरिका बातचीत की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन ईरान इस सीज फायर को अपनी शर्तों पर लागू कराना चाहता है। ट्रंप की पोस्ट शायद इसी बात का संकेत है, जो कि ईरान अब तक अमेरिका के शांति प्रस्ताव को नहीं मान रहा, उसे वो ताकत के बल पर झुकाने की कोशिश करेगा। अब चलिए आपको फटाफट से 5 तस्वीरें दिखाती हूँ, जिससे आपको वॉर का अब तक का जो अपडेट है वो पता चल जाएगा कि आज युद्ध के 24वें दिन क्या क्या अपडेट है, जंग अभी किस हालात पर पहुंचा है। तो देखिए, सीज फायर की बात अमेरिका की तरफ से सामने आ रही है। हालांकि ईरान ने इसको लेकर शर्तें रख दी हैं। क्या क्या शर्तें हैं आगे डिटेल में आपके सामने रखेंगे। ईरान को अल्टीमेटम जारी है। अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर चेतावनी अमेरिका ने दी है। अरब सागर में ब्रिटेन भी देखा गया है, ताकतवर पनडुब्बी वहां उतारी गई है। इसका क्या मतलब है? क्या ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? जीतने तक जंग जारी रहेगी, इजराइल ये कह रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। ईरानी अड्डे एक बार फिर से निशाना बनाए गए हैं, इजराइल ने दावा करते हुए ये वीडियो शेयर किया है। जंग को रोकने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने को लेकर ट्रंप अब तक तमाम कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोशिशें नाकाम रही हैं। इन कोशिशों में ट्रंप का नेटो देशों ने साथ नहीं दिया। ऐसे में दावा है कि ट्रंप की टीम को सीज फायर को लेकर ईरान से बातचीत में वो लगी हुई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या बातचीत की मेज पर दोनों देश आते हैं और ईरान की जो शर्तें हैं क्या यूएस उसे मानता है? पश्चिम एशिया की जंग कहां तक जाएगी फिलहाल कोई नहीं बता पाएगा। खबर यह भी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब ब्रिटेन ने अपने सबसे ताकतवर सबमरीन को तैनात कर दिया। वहीं इजरायली पीएम ने इस जंग को दुनिया के देशों की जंग बताते हुए इनसे पूछा कि वो कब तक बसते रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि जंग जीतने तक युद्ध खत्म नहीं होगा। उधर इजरायल ने ईरान के कई ठिकानों पर हमलों के दावे भी किए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस वॉर अपडेट की पूरी पिक्चर को क्लियर करते हैं। आखिर ये जंग किस दिशा में जाने वाली है? क्या होगा ट्रंप का फैसला, सीज फायर या फिर बदला? तो ईरान से सीज फायर पर बात करने की तैयारी है, ये खबर सामने आ रही है। टीम ट्रंप सीज फायर पर बात करना चाहती है, जिसमें जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ काम में लगे हुए हैं। बातचीत को लेकर ईरान की सीज फायर पर बातचीत के हालांकि शर्त रखी गई है। ईरान ने साफ साफ कहा कि पहले तो जंग रोकी जाए, हमले रोके जाएं, जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दें ताकि फिर से एक पुनर्निर्माण हो सके। भविष्य में हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी भी यूएस और इजराइल दे। और साथ ही हॉर्मुज खोलने के अल्टीमेटम के 24 घंटे भी पूरे हो चुके हैं। इस बीच ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का वक्त दिया था, 24 बीत चुके हैं, 24 बाकी हैं। ईरानी पावर प्लांट को निशाना बनाने की ट्रंप ने चेतावनी दी थी। शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से करने की धमकी भी दी थी। ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान ने पलटवार किया था। इलाके के तेल ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी। नेतन्याहू ने ईरान को बताया दुनिया के लिए खतरा। दुनिया के तमाम नेताओं से नेतन्याहू ने सवाल भी पूछा कि इंतजार क्यों, आप चुप क्यों हैं? नेतन्याहू ने दुनिया से कहा कि जीतने पर ही जंग खत्म होगी। तो ये तमाम जो अपडेट्स हमने आपको बताए और इस पर बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 खास मेहमान देखिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स जुड़े हुए, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए, कर्नल उत्कर्ष राठौर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सर। लगातार आपके जरिए इस जंग के अलग अलग जो पहलू हैं उसको हमारे दर्शक समझ पाते हैं। श्रीवास्तव सर, पहले मैं आपके पास आऊंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए अब 24 घंटे का वक्त बचा है जब यूएस ने ये अल्टीमेटम ईरान को दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है ईरान ट्रंप की बात मानेगी? आपको लगता है कि अमेरिका का दबाव ईरान पर असर करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए श्वेता, एक बात बिल्कुल साफ है कि ईरान के लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट है जिसको पकड़ के वो बैठे हैं, जिसकी वजह से युद्ध में उनकी आप कहेंगे एक तरीके से स्थान बना हुआ है। अगर उसको वो छोड़ देंगे तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये कहना कि ईरान
इनकी धमकी में आ जाएगा और कर लेगा। जहां तक ईरान का सवाल है, वो अब इंड्योर कर रहा है जो भी हमले उसके ऊपर हो रहे हैं, और पलटवार कर रहा है जो मैचिंग पलटवार है। जब उन्होंने गैस फील्ड्स पर अटैक किया साउथ पार्स में, तो इसने गैस फील्ड पर अटैक किया जो रस लफान में। जब उन्होंने अटैक किया नतांज में, वहां की साइट्स के आसपास, वहां डिमोना में अटैक किया। तो ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है आज जो भी आप करेंगे मैं उसका बदला लूंगा। और जहां तक सवाल है जो ये धमकी दे रहे हैं कि हम जो है ये पावर प्लांट्स को अटैक करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी संकट का समय हो जाएगा, क्योंकि ईरान अगर पलटवार करेगा तो जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं उन पर वार करेगा, जो बहुत खुले में रहते हैं और बहुत आसान टारगेट्स हैं, और डीसैलिनेशन प्लांट्स पे करेगा। अगर इन दोनों चीजों में करता है तो त्राही त्राही मच जाएगी। तो ईरान को अपनी स्थिति पता है, ईरान को यह भी पता है कि यही समय है कि आप एकजुट होकर के अपने देश की जो स्वायत्त होता है उसको बचाने की कोशिश बिल्कुल करें। सर कह रहे हैं। तो और एक ईरान इस जो बात और से एंगल इसमें धमकी कर्नल नहीं है। राठौर मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि डिएगो गार्सिया पर जिस तरह से हमला ईरान की तरफ से किया गया, उससे ये पता चला कि मिसाइलों की रेंज अब ईरान की बढ़ रही है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि अमेरिका की तरफ से अब बातचीत की पहल की जा रही है? देखिए, डिएगो गार्सिया पर जो हमला हुआ मिसाइल का, वो एक बानगी थी। अमेरिका ने इसको ईरान को बातचीत की जो पेशकश की है, वो अपने आप को एक तरीके से सेफ जोन में रखने की बात है कि कल विश्व समुदाय अगर पूछता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आपने एक्शन क्यों किया, तो वहां वो कह सकते हैं कि हमने ईरान को पेशकश की थी और ईरान ने नहीं माना। इस तरीके से वो उसको प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज है कि डिएगो गार्सिया को देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कोई टाइम नहीं गंवाया। एक उन्होंने रेडियस खींचा और बोला पूरा यूरोप आपकी जद में है, ये कहने के लिए कि आप हमारे साथ आइए। अब यहाँ पर जो समस्या आती है कि अमेरिका का जो ग्रैंड प्लान है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ द्वीपों को जीत करके गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के देशों के हवाले कर दिया जाए, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को चला जाए, ना कि ईरान के पास रहे। और उसकी सूरत में ईरान उनसे इजाजत मांगेगा अपना तेल और गैस निकालने के लिए। वो एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वो चाहते हैं कि जिससे पहले लड़ाई भड़के तो एक विश्व समुदाय को कहने के लिए हो जाए कि हाँ, हमने कोशिश की थी लेकिन ईरान नहीं माना। ईरान तब तक नहीं मानेगा जब तक चीन और रूस उसके समर्थन में निगोशिएटिंग टेबल पर गारंटियर के तौर पर नहीं आएंगे, और अमेरिका उनको बुलाएगा नहीं, उनको इनवाइट नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये पीस टॉक जो है एक पर्दा है, एक स्ट्रैटेजी है, आप कह सकते हैं। जिस तरह से आप समझा रहे हैं सर कि एक स्ट्रैटेजी है अमेरिका और इजराइल की, ताकि दुनिया के सामने ये बात रखी जा सके, ताकि आगे अगर इस तरह की स्थिति बनती है श्रीवास्तव सर, तो कम से कम अमेरिका के पास ये बोलने के लिए हो, जैसे कि सर बता रहे हैं कि हमने तो कोशिश की थी भाई, ईरान ने बातचीत नहीं की तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। और सबसे बड़ी बात कि इजराइल तो ये भी कह रहा है कि अब तमाम यूरोपियन जो देश हैं वो भी उनकी मिसाइलों के जद में है, सबके लिए खतरा बरकरार है। देखिए, जो ट्रंप अभी इन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था श्वेता, ना तो अपनी कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिया था, ना अपनी जनता को कॉन्फिडेंस में लिया था, ना अपने नाटो अलाइज को कॉन्फिडेंस में लिया था। तो जहां तक सवाल है, अब ट्रंप अपना ऑफ रैम्प करना चाहते हैं, तो वो ये 48 आवर्स का उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया है, उनको भी पता है कि इस अल्टीमेटम को अगर मैं बाद में लाना चाहूंगा एक्शन में, तो उसमें बहुत नुकसान होगा, चाहे वो मेरीन कमांडोज को लेके पहुंचे, चाहे किसी और तरह के ट्रूप्स को ग्राउंड पे लाने की कोशिश करें। देखिए, जो ये पर्शियन गल्फ है, इसमें बड़े सारे 5 और 6 द्वीपों का नाम बहुत सामने आ रहा है। सब 54 आइलैंड्स हैं, और 54 आइलैंड्स में जगह जगह जो खास वहां पर कंसंट्रेशन है, वो आपका आबू मूसा में है, ग्रेटर टुम में है, लेसर टुम में है, केसम आइलैंड पे है, हैंगम में है, और वहां खर्क आइलैंड में है। इनकी बातचीत तो हो रही है, लेकिन वहां के थ्रू निकलना, और सी लेन्स जो है कुल मिलाकर के जो रास्ता है वो सिर्फ 6 माइल्स की हैं। 2 माइल जाने के लिए है, 2 माइल आने के लिए है, और बीच में बफर है। तो इन सबके बीच में इसको जीत लेना, इस पर अपना आधिपत्य जमा लेना, ये अपने आप में एक बहुत, मैं आपसे कहूंगा, बड़ा मिलिटरली बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर पे फिर अपडेट आप दोनों से और आप बातचीत ज्यादा जानकारी हासिल करूंगी। जानकारी ये मिल रही है इस वक्त
कि ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान ने भी जवाब दे दिया है। इसी से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ट्रंप की धमकी पर ईरान ने जवाब दिया। खाड़ी देशों की ऊर्जा और जल सप्लाई पर हमला होगा। ईरानी पावर प्लांट को निशाना बनाने पर कार्रवाई होगी। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसकी बिजली ग्रिड पर हमले की धमकी पर अमल करते हैं तो वो बदले में खाड़ी देशों में ऊर्जा और जल सप्लाई के बुनियादी ढांचे पर हमला कर देगा। उससे उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संकट की आशंका गहरा जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इजरायली पीएम ने भी बड़ी बात कही है। नेतन्याहू ने ईरान को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि अब दूसरे देशों को भी इसके खिलाफ आगे आना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान ने होर्मुज रूट बंद करने की कोशिश की ताकि दुनिया पर दबाव बनाया जा सके। नेतन्याहू ने दुनिया के नेताओं से सवाल किया कि वो अब तक क्यों इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ इजराइल या अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि जंग कब खत्म होगी ये तय नहीं, लेकिन जब जीत होगी उसके साथ ही जंग खत्म होगी। कर्नल राठौर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि जो बात ईरान की तरफ से कही गई है, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास कर्नल राठौर। दरअसल कुछ और जानकारियां दर्शकों को देनी है वो पहले दे देते हैं, फिर आपके पास आती हूँ। देखिए, एक तरफ इजरायली पीएम दुनिया के देशों से आगे आने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजरायली सेना ने अमेरिका के कई ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। कहां हमले का दावा इजरायली सेना कर रही है वो आपको फटाफट से समझाती हूँ। इजराइल ने दावा किया कि उसने रात भर ईरान के कई हथियार बनाने वाले ठिकानों और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक इन हमलों में ऐसे सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया जहां सैनिकों को ट्रेन किया जाता था और मिसाइल सिस्टम्स स्टॉक किए जाते थे। सेना ने यह भी कहा कि आईआरजीसी एयरफोर्स के ठिकाने भी इन हमलों में शामिल थे। तो ये तमाम बातें सामने आई हैं। अब देखिए, अपने अपने दावे दोनों तरफ से हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल राठौर, आपसे मैं ये समझना चाह रही थी कि जिस तरह से ईरान अब ये कह रहा है कि अगर आपने हमारे उन ठिकानों पर हमला किया जिसकी धमकी अमेरिका की तरफ से की जा रही है, तो हम खाड़ी देशों के जो बेस हैं, जो ऊर्जा हो, तेल हो, गैस हो, ऐसी जगहों पर हमले करेंगे जहां सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यानी कि कोशिश ईरान की ये है, ईरान लगता है इस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है कि पूरी दुनिया की तरफ से चौतरफा दबाव ट्रंप पर पड़े और उसकी वजह से वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाएं। देखिए श्वेता, ईरान जो है अपने ऊपर जो डैमेज उठाने के लिए तैयार है, वो कैजुअलिटी भी उठाने के लिए तैयार है और वो जानता है कि अगर मैंने गल्फ कंट्रीज के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर या इजराइल के अंदर शदीद हमले किए तो वो झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हमला अगर ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा गल्फ के अंदर, उसकी गूंज आपको अगले 4-5 साल तक सुनाई देगी। वो नुकसान होगा, वो रिपेयर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास जब लिखा जाएगा तो ईरान का संघर्ष इतिहास में आएगा, अमेरिका का अटैक नहीं आएगा। आप चाहे अफगानिस्तान देख लीजिए, वियतनाम देख लीजिए, इराक देख लीजिए, आज अमेरिका को कौन याद करता है? वो याद करेंगे इराकी लोगों के संघर्ष को। और ईरान ने कसम खा ली है, कमर कस ली कि जितना नुकसान करना है कर लो। ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिए भी वो तैयार है एक तरीके से कि कर लो, लेकिन जो हम करेंगे वो आपको याद रहेगा। डीसैलिनेशन प्लांट, जैसे एवीएम श्रीवास्तव बता रहे थे कि जो बाकी खाड़ी के देश है वहां मीठा पानी नहीं मिलता। अगर उन्होंने डीसैलिनेशन प्लांट नष्ट करने शुरू कर दिए तो वहां पर त्राही त्राही मच जाएगी। तो ईरान एक तरीके से जैसे पुराने जमाने में घेरा हुआ किला है, उस तरीके से खड़ा है। वो 100 ब्लो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो एक ब्लो मारेगा वो लोगों के जहन में और उनकी मेमोरी में जाके रजिस्टर हो जाएगा। 52 इस्लामिक मुल्क उसे याद करेंगे और यूरोप और अमेरिका के सारे जो ये कैपिटल सिटीज हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो उनको याद करेंगे कि हाँ, ईरान ने जवाब दिया। तो अभी एक डू और डाई की सिचुएशन है ईरान के लिए। और सबसे बड़ी बात ईरान के लिए है कि जनता साथ में खड़ी है, ईरानी जनता टस से मस नहीं हो रही। जो ताकत है वो ईरान की नजर आ रही है। एवीएम श्रीवास्तव, आपसे भी समझना चाहूंगी मैं, क्योंकि इजराइल अब ये कह रहा है कि पूरी दुनिया के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी ईरान एक बहुत बड़ा खतरा है और वक्त है कि हर देश अब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाए। और सिर्फ ये अमेरिका और इजराइल की लड़ाई नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि बाकी देश आएंगे? क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा कि पश्चिमी देशों के बाकी जो इनके साथी हैं उनकी तरफ से कोई भी आकर खड़ा नहीं हुआ इस युद्ध के समर्थन में। बिल्कुल सही कह रही है श्वेता। ये अब लोगों को मैसेज भेजना कि ईरान आपके लिए खतरा है, ये मैसेज जा नहीं पा रहा है, क्योंकि लोगों को ये पता है कि आपने एग्रेस किया है। जून 25 में आपने समझौता किया था, उसके बाद आपने दोबारा एग्रेशन किया है और आपने यहां तक कहा कि हमने ईरान की नेवी उड़ा दी, हमने ईरान की एयरफोर्स उड़ा दी और हमने वहां जितने भी टारगेट्स थे
ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का ही बयान है, उन सबको हमने खत्म कर दिया, अब ईरान ने टारगेट करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो ये तो डेविड एंड गोलियत वाली बात हो गई है। लोग कह रहे हैं जब ईरान में कुछ नहीं बचा है तो अब ईरान को आप क्यों मार रहे हैं? तो यहां पर यह समझा पाना कि ईरान विश्व के लिए खतरा है, ये सबसे बड़ी समस्या है दो लीडरशिप की। और आपने वहां की सारी लीडरशिप खत्म कर दी। अब लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रहा कि किस बात को आप विजय कहेंगे, विजय का मतलब क्या होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। जैसे विजय आप कहते हैं, आपका कोई लक्ष्य होता है, जब वो लक्ष्य आप प्राप्त कर लेते हैं तो विजय मानी जाती है। वो लक्ष्य बदलते रहे। आपने कहा था रेजीम चेंज हमारा लक्ष्य है। आप देखिए इन हमलों के बाद से जो ईरान में जो इस रेजीम के लिए जितनी भी मतलब जिसे कहते हैं कि दुर्भावना थी, वो एक तरीके से नेशनलिस्ट फर्वर में आपने बदल दिया। सही कह रहे जो हैं आप पूरे ईरान को नष्ट करने लगे, वो लोग भी अब नहीं आएंगे आपके साथ। तो वो तो आपने उल्टा कर दिया। और जहां तक सवाल रहा कि ये रेजीम जो है, ये आतंकवादी रेजीम थी, मगर उसको आपने उस चीज को पनपने नहीं दिया। आपने अपने कांग्रेस से बात नहीं की, आपने लोगों को साथ नहीं लिया। जब लोगों को साथ नहीं लिया और त्रासदी आ गई, अब आप कह रहे हैं कि कूद पड़िए। उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो जब हर पहले जगह से आपने कूद विश्वास पड़ते में हैं, नहीं लिया, हमले करने से पहले आपने किसी से डिस्कस नहीं किया, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, अब आप कहेंगे कि अब आप युद्ध के इस हालात में आइए, तो भला कोई देश क्यों आएगा? आप दोनों बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बयानबाजी के को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ब्रिटेन ने अरब सागर में उतारी ताकतवर सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन HMS एंसन तैनात किया गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज के पास ब्रिटेनी सबमरीन तैनात की गई है। ब्रिटेन की एक न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बी अरब सागर में पहुंच गई है। इस पनडुब्बी का नाम HMS एंसन है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन अमेरिकी बेस पर हमले के जवाब में ये कार्रवाई कर सकता है और इसीलिए ये पनडुब्बी यहाँ पर तैनात की गई है। तो ब्रिटेनी सबमरीन के तैनात होने को किस तरीके से देखा जाए, ये हम अपने मेहमानों से समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपको और भी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में देते हैं। तो ये सबमरीन से जुड़ा हुआ जो पूरा अपडेट है, चलिए वो फटाफट से आपको बता देती हूँ। दरअसल हुआ ये है कि ब्रिटेन ने अरब सागर में सबमरीन को उतार दिया है। न्यूक्लियर पावर से चलने वाली ये जो सबमरीन है, इसे तैनात किया गया है अरेबियन सी में। HMS एंसन सबमरीन के निशाने पर अब ईरान सीधे सीधे है। इसके बारे में कुछ और जानकारी दें तो लॉन्ग रेंज टॉम हाक मिसाइल टॉर्पीडो से ये जो सबमरीन है वो लैस है। सतह के पास जाकर मिसाइल दागने में सक्षम है। अरब सागर के उत्तरी हिस्से में ये सबमरीन फिलहाल मौजूद है। ब्रिटेन PM से मंजूरी मिलने के बाद ही हालांकि ये हमला करेगी। फिलहाल इसे बस तैनात किया गया है। हमला कब होगा इसको लेकर जानकारी नहीं है, लेकिन वाकई एक बहुत बड़ा संदेश ईरान के लिए है इस सबमरीन की तैनाती। और माना यह जा रहा है कि जो अमेरिकी बेस पर हमला ईरान की तरफ से किया गया, उसके बदले उसको लेकर के ये जो एक्शन है वो ब्रिटेन की तरफ से लिया गया है। अब आपको चलिए ये भी बता देते हैं कि आखिर ब्रिटेन के सबमरीन की ताकत क्या है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जंग में इसे अहम माना जा रहा है। HMS एंसन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। सबसे पहले तो यही समझ लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास रणनीतिक पोजीशन ये ले चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो हालात है आप जानते हैं। टॉमहॉक ब्लॉक 4 लैंड अटैक मिसाइल से ये लैस है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 6 मार्च को ये रवाना हुई थी। 2 हफ्ते में सबमरीन ने 8,850 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी की 5वीं एस्ट्यूड क्लास सबमरीन इसे कहा जाता है। अगस्त 2022 में रॉयल नेवी में से कमीशन किया गया था। ब्रिटेन की सबसे एडवांस और आधुनिक सबमरीन इसे माना जाता है। दुश्मन के जहाजों, सबमरीन पर खासतौर पर नजर रखना इसका काम है। जरूरत पड़े तो हमला भी करता है। गुप्त मिशन अंजाम देने में से सक्षम माना जाता है और इसके साथ ही लंबे वक्त तक समंदर के अंदर रहने की इसकी ताकत से भी इसे खासियत मिलती है। दुश्मन को बिना पता चले तट तक पहुंचने में ये सबमरीन सक्षम है। यानी ये वाकई बहुत ताकतवर है और बहुत खासियत है। इसको यहाँ पर तैनात करने के मायने क्या है वो हम अपने खास मेहमानों से समझेंगे। कर्नल राठौर, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए श्वेता, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, बहुत बड़ा हथियार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर इसका कोई एक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, ये दुनिया को बताने के लिए जरूर है कि आज ब्रिटेन ने एक तरीके से हमारा साथ देना शुरू कर दिया है, लड़ाई में उतर चुका है। अभी आप बात करते हैं तो ईरानी नेवी खत्म हो चुकी है, समाप्त प्राय है। जो छोटे मोटे उनके पेट्रोल बोट्स हैं या छोटी जो सबमरीन्स हैं वो कहीं छिपे पड़े हैं, उनके लिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन की जरूरत नहीं। अभी तक इस पूरी लड़ाई में सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स का उपयोग कहीं से भी नहीं हुआ। तो ये भी सोचे कि टॉम हॉक वहां से फायर होगा, उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि सब बाकी चीजें सक्षम है। लेकिन एक तरीके से पहली बात तो ये दर्शाता है कि ये ब्रिटेन की सहभागिता को दर्शाता है। दूसरा, इसको सोचना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सबमरीन घुसेगी
वो भी गलत है, वो भी नहीं होगा। ये बारी रहेगी और कहीं से कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटेन ने इस पे किया है कि हाँ, हम आपके साथ हैं। और ब्रिटेन इसके बाद और भी एक जहाज की बात कर रहा है, फ्रांस का एक जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर आया है। तो ये दो जो है वो कह रहे हैं कि टू एन एक्सटेंट कि हम आपके साथ हैं। अदरवाइज जो बाकी हरमुज में जो चाहते थे कि लोग आएंगे और उनकी मदद करेंगे या साथ में दिखाएंगे कि हम साथ में हैं, वैसा हो नहीं रहा है। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन किसके खिलाफ लाया गया है? क्योंकि वहां कोई नेवी तो है ही नहीं जिसको ये मारेंगे। और या उतना नजदीक किसी गल्फ में और स्ट्रेट में ये सबमरीन्स नहीं घुसती हैं। ये बहुत ही डेंजरस ऑपरेशन होता है उनके लिए। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एवीएम श्रीवास्तव, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, तो क्या ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है इस सबमरीन की यहाँ पर तैनाती? देखिए, ये मेरे समझ से, मेरे अनुमान में, ये ईरान के ऊपर कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं लाता है, क्योंकि ये ब्लू वाटर्स में खड़ी हुई है। इसका पर्पस कुछ और है। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में इस सबमरीन का कोई पर्पस नहीं है। और अमेरिका के पास अपने आप ही 11 सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन, तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो कहते हैं कि हम साथ हैं, वो वाली बात है। लेकिन किसके लिए साथ हैं? यहाँ पर यह है कि अगर चीन या रशिया किसी तरह मन बनाते हैं कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक होता है तो वो आकर किसी तरह का सपोर्ट दें ईरान को, उसके लिए डिटरेंट जरूर हो सकता है। ये आकलन है। तो उस काम के लिए आ सकता है कि ये चेतावनी हो सकती है उनको, रूस और चीन को, कि आप इसमें नहीं पड़िएगा अगर हम कोई हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने मरीन कमांडोज के जरिए करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर मरीन कमांडोज का एक्शन होता है तो ये अपने आप में बॉडी बैग्स की इतनी संभावना पैदा करता है कि ट्रंप को उसका पॉलिटिकल फॉल आउट झेलने में बहुत मुश्किल होगी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा। और अगर वो उसके पावर प्लांट्स पे हमला करते हैं तो एक बात और तय है कि जो हमारी गैस और क्रूड ऑयल की क्राइसिस चल रही है, ये 4-5 साल तक के लिए फिक्स हो गई, क्योंकि ईरान नहीं उन चीजों को छोड़ेगा। ईरान की क्षमता अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान बीटिंग के लिए तैयार है। ईरान पूरी बीटिंग ले रहा है और ईरान को यह पता है कि इंड्योरेंस ही मेरा सर्वाइवल है। और उनके जो 2 माउंटेन रेंजेस हैं, उसके अंदर उनकी मिसाइल सिटीज बनी ईरान हुई हैं, अपनी ताकत का और दुनिया की कमजोरी का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पर ही अमेरिका से आकलन में थोड़ी सी चूक हो गई। सर, मैं समझूंगी इसको और बेहतर तरीके से, लेकिन कुछ और जानकारियां दर्शकों को देते हैं कि ब्रिटेन के अरब सागर में सबमरीन तैनात करने की वजह ईरान की वो घातक मिसाइल है जो यूरोप और अमेरिका के करीब पहुंच गई थी। इस डर की वजह आपको चलिए समझा देती हूँ। तो दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे पर हमला हिंद महासागर में किया गया है। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया सैन्य बेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी। ईरान ने डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से स्ट्राइक की है। और इस अटैक की सबसे बड़ी बात यह है कि डिएगो गार्सिया ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है। जंग के दौरान ईरान का अब तक का यह सबसे लंबी दूरी का हमला है। तो क्या ईरान ने 4000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें बना ली हैं? कैसे ईरान इतनी दूरी तक हमला करने में कामयाब हो पाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका ने देखिए माना है कि ईरान की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें डिएगो गार्सिया की तरफ दागी गई हैं, लेकिन उसका दावा है कि पहली ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल उड़ान के दौरान हवा में फेल हो गई और दूसरी मिसाइल पर युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा। हालांकि ये इंटरसेप्शन सफल हुआ या नहीं हुआ, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन खास मेहमानों से इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल राठौर, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, डिएगो गार्सिया तक पहुंचने का मतलब क्या है? क्या ईरान ने 4000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलें बना ली है? क्या इससे इस बात का भी खतरा मंडराने लगा है कि इस दूरी तक के और जो ठिकाने हो सकते हैं वहां पर हमले हो सकते हैं? देखिए, ईरान के मिसाइल आर्सेनल में है जो मिसाइल 3500 किलोमीटर तक की मिसाइल हैं, और वो उन्होंने बता दिया। अगर उन्होंने डिएगो गार्सिया के आसमान पे मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है तो ये वाकई जो है अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए चिंता का विषय है। और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। बेशक वो मिसाइल गिरी या नहीं गिरी वो अलग विषय है, लेकिन यहां से एक बात आती है, क्या ईरान अपने पूरे यूरोप को इसकी जद में ले रहा है? क्या ईरान के पास इससे भी लंबी दूरी की मिसाइल्स हैं? लेकिन इसके बाद ये जो चीज आती है कि यहां से ईरान कहां ले जाएगा इस युद्ध को, क्योंकि IDF ने, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, उन्होंने सारे यूरोप के देशों को कह दिया है कि आप ईरान की जद में हैं। तो क्या ईरान वाकई करेगा? लेकिन ईरान जिस सफलता पूर्वक, सुविधा पूर्वक और जल्दी जल्दी इजराइल पे अटैक कर रहा है वो आश्चर्यजनक है।
वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। डिमोना किया, आरद किया, तेल अवीव किया, हाइफा किया, तो जहां चाहता है वहां अटैक कर रहा है। और कई ऐसा प्रतिशत है कि जिसके ऊपर उसको सफलता मिल रही है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेंजरस इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां आप 80% या 60% का सक्सेस रेट नहीं बोल सकते, वहां आपको 100% सक्सेस रेट चाहिए। तो उसने डिमोना पे भी मार के दिखा दिया, अरद पे मार के दिखा दिया। तो ईरान आई थिंक बहुत ही वेल पोजीशन्ड है इस लड़ाई में। उसका नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन इस लेकिन युद्ध उस को नुकसान को खींचने झेलने के लिए वो तैयार है सर। ऐसा लगता है कि जो जंग के हालात में है उसमें ईरान ने, वो कहते हैं ना कि सर पे कफन बांध रखा है। ईरान क्योंकि खामनेई को खो चुका है, ईरान अपने टॉप जो लीडरशिप थी उसको खो चुका है, तो उसके बाद अब ईरान करो या मरो वाली पोजीशन में है ईवीएम श्रीवास्तव। और क्या यहाँ पर अगर बात करें थोड़ी सी असेसमेंट में अमेरिका और इजराइल से चूक हो गई? क्या उनको नहीं लगा था कि हथियारों से, हौसले से और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल इस तरीके से करेगा ईरान और इस तरह का नुकसान झेलना पड़ेगा? एक्चुअली बिल्कुल सही आप कह रही हैं, चूक तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अमेरिका का जो डॉक्ट्रिन रहा है शॉक एंड ऑ वाला, कि हम इतनी ज्यादा फोर्स ओवरवेलमिंग लाएंगे कि दूसरा जो एनिमी है वो कैपिचुलेट कर जाएगा। वो इस केस में नहीं हुआ, क्योंकि वहां वो उनकी चूक ये हुई, ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अगर इस बार वो सरेंडर करते हैं तो उनको पता है बार बार उन पर हमला होगा। उनके ऑलरेडी 47 इयर्स का सैंक्शन का पीरियड रहा है। और जो आपने 4000 किलोमीटर तक मिसाइल दागने वाली बात बताई, तो अगर आप उसको एक दूसरे टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखिए, इन मिसाइल्स में जो इनके पास हैं, चाहे वो सेजल हो या ये जो आपकी फतेह मिसाइल्स हैं, इनकी रेंज जो है वो 2000 से 2500 तक है। इसमें वेट जो एक्सप्लोसिव का वेट होता है, जो वॉरहेड होता है, वो कम से कम 750 किलोग्राम का होता है, वो 1000 किलोग्राम का भी हो सकता है। अगर उस वेट को आप कम करते हैं और थोड़ा सा बूस्टर, जो आपका बूस्टर रॉकेट होता है, उसकी क्षमता थोड़ी बढ़ाते हैं, तो रेंज आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन मारक क्षमता इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि अंदर जो है वो पेलोड कम है। तो ये अगर कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने सिर्फ रेंज बनाने की कोशिश की, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो करंट उनके पास है उसमें भी वो रेंज बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो और इसीलिए खतरा हर जगह पर सर मंडराने लगा है। मैं लौटती हूँ आपके पास। दरअसल बड़ी खबर आ रही है कि ब्रिटेन के आरएफ एयरफोर्स बेस पर अब खतरा मंडरा रहा है। ईरान आरएफ एयरफोर्स को निशाना बना सकता है। ब्रिटेन से बेस पर मौजूद है अमेरिकी बॉम्बर। तो ये बड़ी खबर, जहां ईरान आरएफ एयरफोर्स को निशाना बना सकता है और इसको लेकर अब चिंता गहराने लगी है। जानकारी ये मिल रही है कि ईरान की तरफ से अब इस तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं और ऐसे में क्या अब दिक्कतें बढ़ सकती हैं? क्या ये जंग एक अलग तरह से मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है? अमेरिकी बॉम्बर्स क्योंकि इस बेस पर मौजूद हैं और वहां पर निशाना बनाना वाकई अमेरिका के लिए और ब्रिटेन के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। तो देखिए, ईरान ने डिएगो गार्सिया सैन्य बेस पर हमला कर दुनिया को चौंका दिया। इस हमले ने न केवल अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दी, बल्कि पश्चिमी देशों की नींदें भी उड़ा दी। अब तक माना जाता था कि ईरान की मिसाइल की रेंज केवल 2000 से 2500 किलोमीटर तक सीमित है, लेकिन इस हमले ने समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। 4000 किलोमीटर दूर है और 4000 किलोमीटर दूर मौजूद डिएगो गार्सिया पर सटीक निशाना साधकर ईरान ने साबित कर दिया है कि उसकी पहुंच अब उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में अब सीधा खतरा ब्रिटेन के आरएफ एयरफोर्स पर मंडरा रहा है। ईरान ने ऐसे एयरफोर्स की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है और जिस तरह से ईरान ने अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, उससे इस एयरबेस की सुरक्षा पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। आपको जानकारी दे रहे हैं, आरएफ एयरफोर्स अमेरिका और ब्रिटेन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एयरफोर्स का बेस है, जहां अमेरिका के भारी भरकम स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स तैनात रहते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका इसी बेस का इस्तेमाल लगातार कर रहा है, ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए कर सकता है, लेकिन अब बाजी पलटती दिख रही है। ईरान के इस कदम ने, देखिए, अब पूरे जो यूरोपीय देश है उनके लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। इस नई रेंज की जद में अब केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि स्पेन हो गया, जर्मनी है, फ्रांस है, आप देखिए जरा, ये सभी देश, इटली जैसे देश भी आ गए हैं। ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि वो अब अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है और उसके पास पलटवार करने की अभूतपूर्व क्षमता है। इस मैप को देखकर आप समझ पाएंगे कि अब कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अमेरिका और इजराइल के लिए। अब ये भी समझिए कि ब्रिटेन अब तक इस युद्ध से दूरी बनाए हुए था, लेकिन अमेरिकी दबाव के चलते प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मिडिल ईस्ट में मौजूद ब्रिटिश बेसिस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इसके जवाब में ईरान ने डिएगो गार्सिया द्वीप पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अपने इरादों को साफ कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम ब्रिटिश सैन्य ठिकाने अब ईरान के निशाने पर आ गए हैं।
आइए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कौन कौन से देश हैं जहां ब्रिटिश बेस अब वॉर जोन की जद में आ सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन के जो सैन्य अड्डे हैं उसके बारे में आपको बताएं तो कौन कौन से ये सैन्य अड्डे हैं जो जद में आ सकते हैं। यूएई, ओमान, बहरीन, कतर और साइप्रस, ये वो जगह है जहां पर अब दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईरान इनको टारगेट कर सकता है और ऐसे में मिसाइलों की रेंज का बढ़ना अपने आप में एक बड़ी चुनौती के तौर पर अब इस युद्ध में देखा जा रहा है। और एवीएम मार्शल, अपनी बात भी आप पूरी करिए, जरा समझाइए भी, क्योंकि जिस तरीके से अब हम मिसाइलों की रेंज को बढ़ता हुआ देख रहे हैं उससे तो अभी युद्ध एक अलग तरह का मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। श्वेता, वॉर टाइम में इनोवेशंस बहुत तेजी से होते हैं और उन इनोवेशंस को लेकर के बिकॉज किसी भी मिसाइल की रेंज बढ़ाना, अगर आप किसी भी प्रोडक्शन एजेंसी से पूछे तो उनके पास उसके कुछ न कुछ वो होते हैं, लेकिन रेंज आप उतनी रखते हैं कि पेलोड से उसका एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर आपने पेलोड को, जिसको बोलते हैं जो जाके हिट करेगा, जो एक्सप्लोसिव है, उसको अगर आपने थोड़ा कम किया और इधर बूस्टर ग्रेन को थोड़ा बढ़ाया तो बिना उसका स्ट्रक्चर चेंज किए हुए आप जो है उसको दूर तक मार सकते हैं। तो अब ये इनोवेशन जो वॉर टाइम में होता है, आपने वर्ल्ड वॉर 2 में भी देखा था, रेडार जो आया वर्ल्ड वॉर 2 में ही आया था। तो ईरान जिस तरीके से अपने ही में फंसा हुआ, उसे पता है वो अकेला है, इसकी तैयारी वो बहुत दशकों से करता रहा है, वो अपने इनोवेशंस को अब इम्प्लीमेंट कर रहा है और वॉर टाइम में यूज करके देख रहा है कि अब वो सक्सेसफुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये जो पहला उसने निशाना मारा था डियागो गार्सिया पर, वो इसीलिए मारा था को अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन उससे पता है कि उसके जितने निशाने होंगे उसमें से बहुत सारे जो हैं वो इंटरसेप्ट कर लिया जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज आपसे साझा करना चाहता हूं, ये वॉर चल गई इतने दिनों, इसका एक सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं इनकी जो है वो बहुत संख्या कम हो गई होगी, वो इतनी तेजी से बनते नहीं हैं। जो ये आपके जो हाई जो बोलते हैं ना हाई लेवल इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, तो उनकी भी एक तरीके से त्रासदी आने वाली है। अगर इंटरसेप्टर मिसाइल्स आपकी खत्म हो गई और उसके बाद ये मिसाइल्स चलना शुरू हुई तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट आएगा जो लोग ईरान का विरोध कर रहे हैं, और ये बात सबको समझ में आ रही है। और उस तरफ यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट को मत भूलिए, वो भी तो चल रहा है, वहां भी तो आपकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स कंज्यूम हुई थी और आपने यूक्रेन को भी दिया था। तो सब मिला जुला करके इस पूरी ग्लोबल स्थिति को इसका आकलन करना पड़ेगा, जो वैश्विक स्थिति है, करना पड़ेगा कि युद्ध किस तरफ जा रहा है और किन किन देशों को अब नुकसान इससे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल राठौर, आपका भी, एवीएम श्रीवास्तव आपका भी।